नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 22 नवंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्नों की संरचना पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आज के सत्र के प्रमुख विषयों को हम देख लेते हैं। हमारा पहला विषय होगा समितियों का रास्ता, कृषि कानूनों से प्रमुख सबक। भारत सरकार के द्वारा कृषि कानूनों में जो सुधार की एक प्रक्रिया थी, उन बिलों को सरकार ने वापस लिया है। उसी संदर्भ में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा विषय है चीन की परमाणु क्षमताओं पर पैनी नजर। यहाँ पर अमेरिकी संस्था पेंटागन के जो आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार चीन की परमाणु क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। उसी संदर्भ में हमारी चर्चा है और भारत पर इसका किस तरह से प्रभाव होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। आज के तीसरे विषय को हम देखें तो विश्वसनीय आंकड़े, अच्छी नीति। किसी भी देश में अगर आप नीति निर्माण को मजबूत करना चाहते हैं तो आंकड़ों की मजबूती और विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर किसी भी नीति का सही रूप में उपयोग उसको आप जमीनी स्तर पर देख सकते हैं। इसी आधार पर हमारी चर्चा रहेगी। चौथा विषय हम देखते हैं कुछ राष्ट्र समुद्री व्यवस्था को रोक रहे हैं, और ये प्रमुख रूप से भारत के रक्षा मंत्री का एक बयान है। उसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। हमारा अंतिम विषय है शहरी गरीबों की जीवन प्रत्याशा में कमी। एक आंकड़े के माध्यम से शहरी क्षेत्र में जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी जीवन प्रत्याशा में कमी आई है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना पर हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले यहाँ पर विषय को हम देखते हैं, और यह आलेख प्रमुख रूप से राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है, यानी जीएस पेपर 2 और साथ साथ जीएस पेपर 3। गो बैक टू कमिटीज इज द फार्म लॉज लेसन। भारत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष कृषि सुधार के लिए जिन कानूनों को लाया गया था, उन्हें सरकार के द्वारा वापस लाने की अब घोषणा की गई है। इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से कहा गया है कि अगर बिलों को पास करने की जो संसदीय प्रक्रिया है, उसमें जो स्थायी समितियां हैं या संयुक्त चयन समिति, उसका सहारा लिया जाता तो ये वर्तमान जो प्रक्रिया है ये शायद न होती। आलेख में प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि कृषि सुधार बिलों की ये जो वापसी है, इसे हम भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत मान सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो जनता का जो मत है वो सर्वोपरि होता है। अगर सरकार का ऐसा कोई कानून है जिसका जनता के एक बड़े वर्ग के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो सरकार को उस कानून में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या उस कानून को वापस लेकर नए सिरे से उसके बारे में विचार करके और जनता के मतों को उसमें शामिल करके उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की वास्तविक प्रक्रिया है। तो सरकार के द्वारा जिस तरीके से कृषि कानूनों का एक बड़ा विरोध पिछले लगभग 1 साल से चल रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए इनको वापस लिया गया है। और ये एक तरह से कहा गया है कि कृषि सुधार की जो प्रक्रिया है वो जनमत के आधार पर आगे बनेगी। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी स्थिति दिखती है। आलेख में प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि अगर कृषि सुधार कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा तो इसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायी कारक क्या थे, या ऐसी कौन सी स्थितियां थी अगर सरकार अपनाकर चलती, इन कृषि सुधार कानूनों को सरकार को वापस लेने की आवश्यकता न होती। सबसे पहली और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो समस्या मानी गई कि इस बिल को अध्यादेश के माध्यम से लाया गया। आप सभी जानते हैं कि अगर हम संविधान के अनुच्छेद 123 की बात करें, जिसके अंतर्गत अगर संसद सत्र में नहीं है और सरकार को लगता है कि कोई जनहित के लिए आवश्यक ऐसा मामला है जिस पर यह कानून लाना चाहिए, तो राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी करके वह प्रक्रिया की जा सकती है और बाद में संसद में उसकी मंजूरी ली जाती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष कोविड काल का जो पहली लहर थी, उसके बाद की स्थितियों में सरकार के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से अगर बिल लाया गया तो यह बिल थोड़ा जल्दी में लाया गया, क्योंकि यही प्रक्रिया अगर सामान्य एक बिल की प्रक्रिया में लाई जाती और अध्यादेश की प्रक्रिया में नहीं होती तो इसके आधार पर सरकार जनमत का भी एक तरह से ध्यान रखती। और खास तौर पे जो भी इसमें प्रमुख रूप से प्रभावित वर्ग हैं, यानी अगर हम बात करें किसानों की, तो जो भी किसानों के लाभ के लिए काम करने वाले संगठन हैं या किसानों के बड़े समूह हैं, उनसे प्रमुख रूप से वार्ताएं की जाती। उसके आधार पर एक सामान्य प्रक्रिया से अगर बिल आता तो शायद वर्तमान जो स्थिति है उसकी आवश्यकता न पड़ती। इसी के साथ साथ एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह बताई गई है कि जब भी हम बिल की प्रक्रिया देखते हैं तो सामान्य रूप में बिल की प्रक्रिया यह है कि जब भी बिल संसद में पहुंचता है
तो सामान्य तौर पर जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अगर आवश्यक माना जाता है तो बिल के संबंध में एक जांच करने के लिए, उस पर मंत्रणा करने के लिए, उसमें क्या कमियां या सुधार हो सकते हैं उस पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए उसे स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है, या संयुक्त चयन समिति यानी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। इस तरह की जांच जब होती है तो जो भी कानून में संबंधित अलग अलग पक्ष हैं और विपक्ष दोनों के मतों का एक तरह से ध्यान रखा जाता है, और इस तरह के जो विवाद जो कृषि कानून लागू होने के बाद देखा गया और इतना बड़ा इसका विरोध हुआ वो शायद ना हो पाता, क्योंकि जब भी किसी बिल को संसद में स्थायी समिति के पास दिया जाता है तो बिल के संबंध में जो भी पक्ष और विपक्ष हैं दोनों अपने मत रखते हैं। तो जो भी कृषि कानूनों का विरोध था वो शायद स्थायी समिति या जांच की जब प्रक्रिया यहाँ पर होती बिल की, वहीं पर इसको हल कर लिया जाता और इतना बड़ा जो एक आंदोलन हुआ वो शायद प्रक्रियाएं न होती। तो ये एक बड़ी समस्या मानी गई कि जो बिल है उसे स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया। और ध्यान रखें जो भी पीठासीन अधिकारी उस समय होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं या मान लीजिए वो अनुपस्थित हैं, तो जो भी पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि यह बिल स्थायी समिति के पास जाएगा जांच के लिए कि नहीं जाएगा। तो इन प्रक्रियाओं को एक तरह से वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ये किया गया होता तो शायद वर्तमान स्थिति ना आ पाती। एक दूसरा भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस तरह का विचार एक तरह से देखा गया सरकार के पास कि अगर अध्यादेश के माध्यम से कोई बिल गया है तो वो बिल किसी भी तरह से स्थायी समिति के पास नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें ऐसा नहीं है। ध्यान रखें अगर कोई बिल अध्यादेश के माध्यम से जारी किया गया है और आगे चलकर संसद की मंजूरी में वो पहुंचता है तो वहां पर भी पीठासीन अधिकारी इस तरह के अध्यादेश जो बिल के रूप में फिर आते हैं उनको स्थायी समिति के पास भेज सकते हैं। यानी अध्यादेश जब मंजूरी के लिए संसद के पास पहुंचा तो वहां पर भी सरकार के पास एक विकल्प था कि वह इस कृषि सुधार कानून के जो बिल हैं उनको स्थायी समिति के पास भेज सकते थे। तो ये प्रक्रिया भी वहां पर अपनाई नहीं गई। अगर अपनाई जाती तो शायद वर्तमान स्थितियों को सरकार को एक तरह से सामना न करना पड़ता। अगर हम सामान्य रूप से बिल की एक प्रक्रिया को देखें तो अगर सामान्य बिल की प्रक्रिया को अपनाया जाता यानी बिल संसद में जाता तो ऐसी स्थिति में किसानों की राय शामिल होती, किसानों के पक्ष विपक्ष दोनों भाग शामिल होते, तो किसी भी तरह का जो विरोध है उसकी संभावना लगभग नगण्य हो जाती, क्योंकि जो भी विरोध है वो सरकार के पास बिल बनने की प्रक्रिया में आप बता सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार सरकार जब कोई बिल लाती है उसके पहले उसका मसौदा या ड्राफ्ट है उसको एक तरह से जारी किया जाता है। तो मसौदा या ड्राफ्ट जारी करने का उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी बिल के जो पक्ष हैं और जो उसके विपक्ष हैं दोनों अपने जो तथ्य हैं वो सरकारों को बता सकते हैं, जिसके आधार पर सरकार अपने निर्णय लेती है और बिल में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। तो अगर बिल की सामान्य प्रक्रिया होती, अध्यादेश के माध्यम से इसको जल्दी से लागू करने की प्रक्रिया ना अपनाई गई होती तो सामान्य रूप से किसान जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाले थे उनकी राय इसमें शामिल होती। और दूसरा अगर हम देखें तो जो हमने बात करी कि जब हम स्थायी समिति के पास किसी बिल को भेजते हैं जो सामान्य रूप में बिल को पास करने की एक प्रक्रिया का भाग है तो वहां पर विरोध के जो स्वर हैं वो एक तरह से शांत किए जाते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बातें स्थायी समिति में चर्चा करते हैं। तो जो विरोध की स्थिति है वो संसद के स्तर पर ही हल हो जाती है। तो अगर किसी कानून का इतना बड़ा विरोध हुआ, अगर हम इन कृषि सुधार कानूनों की बात करें तो इस पर एक बड़ा आरोप यह भी लगता है कि जो चर्चा की स्थिति है उसको बड़े पैमाने पर एक तरह से नहीं किया गया। जो भी इसमें अलग अलग वर्ग जिनको लाभ या नुकसान हो सकता है, खास तौर से अगर हम कृषक वर्ग की बात करें या कृषक संगठन जो उनके लाभ के लिए काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा मंत्रणा नहीं की गई, इस तरह के आरोप लगे। तो अगर सामान्य बिल की प्रक्रिया के माध्यम से इन कृषि सुधार कानूनों को लाया जाता तो शायद ये समस्याएं जन्म न लेती। आगे की स्थिति अगर हम देखें तो भविष्य में जब भी इस तरह की कोई कानून सरकार ला रही है तो सामान्य रूप से जो प्रक्रिया है उनमें स्थायी समिति के पास बिलों को भेजने की जो प्रक्रिया है उसको अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि यह पीठासीन अधिकारी का एक स्वयं का निर्णय होता है कि वह उस बिल को स्थायी समिति के पास भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। लेकिन अभी पीठासीन अधिकारियों का एक जो सम्मेलन हुआ है वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा यह बात कही गई है कि जब भी हम बात करते हैं समिति की व्यवस्था, खासतौर से स्थायी समिति या संयुक्त चयन समिति, वहां पर बिलों को भेजने की जो प्रक्रिया है उनको मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये जो बयान है ये भविष्य की प्रक्रियाओं को एक तरह से आधार दे रहा है,
कि जब भी किसी भी बिल की प्रक्रिया होती है संसद में, तो वहां पर स्थायी समिति के पास सामान्य तौर पर उसे भेजा जाना चाहिए, जिससे उस बिल के संबंध में सभी प्रकार के तथ्यों की जांच की जा सके। आगे चलकर ऐसे कोई भी सुधार किए जाते हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि लगभग सभी जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो स्थायी समिति या अन्य रूप में चर्चा और जांच की जो स्थिति होती है वहां पर जरूर जाएं, जिससे कि जो भी उसमें विरोध की स्थिति या जो कमियां हैं उनमें सुधार करके एक ऐसा बिल कानून का रूप धारण करें जो सभी को स्वीकार्य हो। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं, कीपिंग ए क्लोज आई ऑन चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो चीन के द्वारा अपनी परमाणु क्षमताओं को जो बढ़ाया जा रहा है उसके संबंध में भारत को एक पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से यही चर्चा है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अमेरिका की प्रमुख जो रक्षा संस्था है पेंटागन, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है चीन के संबंध में, चीन सैन्य शक्ति रिपोर्ट। तो ये जो चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट है, इसके आधार पर प्रमुख रूप से माना यह गया है कि चीन की परमाणु क्षमताएं बढ़ी हैं। और इसी आधार पर एक तरह से देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनके बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है। ये जो आभासी शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं के बीच में आयोजित किया गया है, उसमें प्रमुख रूप से यह निर्णय आया है कि दोनों पक्ष यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भविष्य में रणनीतिक परमाणु वार्ता आयोजित करेंगे। यानी परमाणु हथियारों को लेकर जो चीन का कार्यक्रम है उसके लिए अमेरिका और चीन वार्ताएं करेंगे भविष्य में। और यह निर्णय अगर जो बाइडेन और जिनपिंग के द्वारा लिया गया है तो इसका बड़ा कारण पेंटागन की इसी रिपोर्ट को माना जाता है। और पेंटागन की यह रिपोर्ट, क्योंकि अमेरिका एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहता है, तो वो चीन की जो बढ़ती क्षमताएं हैं उनको लेकर सशंकित है। इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि भारत को भी चीन की इन बढ़ती क्षमताओं को लेकर सशंकित होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन के साथ हमारे सीमा विवाद हैं और पिछले अगर हम 1-1.5 साल में देखें तो ये विवाद काफी बढ़े हैं, तो ऐसी स्थिति में ये रिपोर्ट भारत के लिए काफी महत्व रखती है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि चीन की जो परमाणु क्षमताएं हैं उनमें एक बड़ा मौलिक परिवर्तन हुआ है। यानी चीन की परमाणु नीति अभी तक जो थी उसमें कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, और दोनों तरह के परिवर्तन हैं। यानी चीन के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है उसकी अगर हम बात करें, और जो गुणवत्ता जो क्वालिटी है अगर हम उसकी बात करें, तो दोनों स्तर पर चीन ने बड़े परिवर्तन किए हैं। तो इसी आधार पर पेंटागन की ये जो रिपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम इस रिपोर्ट के 4 पक्ष देखें जिनके आधार पर कहा गया है कि चीन ने अपनी परमाणु नीति में एक मौलिक परिवर्तन किया है, तो 4 पक्ष हैं। मात्रात्मक ताकत, यानी जो परमाणु हथियारों की संख्या है। परमाणु क्षमता की अगर हम बात करें, यानी अधिक क्षमता और कम क्षमता या मध्यम क्षमता के परमाणु हथियार। तीसरा, प्रक्षेपण क्षमता, परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए जो भी अलग अलग मिसाइल तंत्र हैं उसकी अगर हम बात करें। और चौथा, व्यवहार, यानी परमाणु नीति चीन के द्वारा किस तरह उपयोग की जाएगी उसके संबंध में परिवर्तन है। तो ये 4 अलग अलग परिवर्तन हैं जो इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रमुख रूप से बताए गए हैं। इन चारों पर अगर हम एक एक करके विचार करें तो पहला तथ्य यह बता रहा है कि चीन के पास परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसमें लगभग 3 गुने से ज्यादा की वृद्धि हो रही है अगर हम 2027 तक के आंकड़े अनुमान लगाएं। वर्तमान स्थिति में चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 200 है, और पेंटागन की रिपोर्ट अनुमान ये लगा रही है कि 2027 तक ये संख्या बढ़कर 700 हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो भी परमाणु हथियारों की क्षमता है उसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो संख्या तो परिवर्तित हो ही रही है, चीन ने अपने परमाणु हथियारों की जो क्षमता है उसकी दिशा में भी बड़ा परिवर्तन किया है। चीन के द्वारा कम क्षमता के जो हथियार बनाए गए हैं, प्रमुख रूप से इसका जो उपयोग है वो परंपरागत सेना के खिलाफ किया जा सकता है, जैसे बख्तरबंद जो भी एक तरह से वाहन होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है युद्ध में, या तोपखाने की बात करें, या पैदल सेना का जो भाग है उनके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। परमाणु हथियारों को प्रमुख रूप से जनसंहार के हथियार माना जाता है, यानी मास डिस्ट्रक्शन के एक तरह से उन्हें हथियार माना जाता है। लेकिन अगर कम क्षमता वाले परमाणु हथियार विकसित किए जाते हैं तो परंपरागत युद्ध में भी इनका बड़े तेजी से उपयोग किया जा सकता है। चीन के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि जो परमाणु हथियार बनाए जाएं उनकी क्षमता को कम रखा जाए। कम क्षमता वाले परमाणु हथियार को बनाना एक लाभ की स्थिति और बनाता है कि जब भी किसी देश के द्वारा कम क्षमता के परमाणु हथियार का उपयोग किया जाता है तो उसकी स्वयं की अपनी जो क्षति होती है वो बच जाती है,
क्योंकि अगर हम बड़ी क्षमता का परमाणु हथियार उपयोग करते हैं तो उसका नुकसान कुछ हमें भी हो सकता है या हमारे देश के सीमावर्ती भागों में भी हो सकता है। लेकिन कम क्षमता के अगर हम परमाणु हथियार बनाते हैं तो हम अपनी जो क्षति है उसको एक तरह से बचा सकते हैं। तो चीन का प्रयास यहां पर भी प्रमुख रूप से बढ़ा हुआ है। तीसरा अगर हम देखें तो कम क्षमता के परमाणु हथियारों को बनाकर उनको मिसाइल तंत्र के माध्यम से दूर तक प्रक्षेपित करना, यानी जो दूर के लक्ष्य हैं वहां तक उनको पहुंचाना। इसके लिए चीन के द्वारा डोंगफेंग 26 बैलिस्टिक मिसाइल को प्रमुख रूप से विकसित किया जा रहा है। इसे चीन के सिंजियांग क्षेत्र में कोरला भाग में तैनात भी किया जा चुका है। इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से ये लॉन्च की जा सकती है, यानी एक ऐसे लॉन्चर से इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है जिस लॉन्चर को जगह जगह परिवहन के माध्यम से ले जाया जा सकता है। इसी के साथ साथ आंतरिक मंगोलिया के जो क्षेत्र हैं, खासतौर से जिल्लाताई क्षेत्र, वहां पर प्रमुख रूप से प्रशिक्षण के लिए इस डोंगफेंग 26 मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ चीन ने JL-2 मिसाइल का भी प्रमुख रूप से परीक्षण करके इसको विकसित कर लिया है, जिसकी रेंज लगभग 7200 किलोमीटर है और इसके अनुसार पूरे एशिया महाद्वीप का जो भाग है वो इसकी एक तरह से मारक क्षमता में आ जाता है। अगर हम इन मिसाइलों की बात करें तो ये जो JL-2 मिसाइल है इसे पनडुब्बी से एक तरह से प्रक्षेपित किया जा सकता है, यानी ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। तो समुद्री क्षेत्र से भी परमाणु हथियारों को प्रक्षेपित करने के लिए चीन अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा है। अंतिम रूप में जो सबसे प्रमुख बात है और जो सबसे बड़ा खतरे की स्थिति बनती है अगर हम चीन की वर्तमान परमाणु नीति में परिवर्तन जो हो रहा है उसको देखें। वर्तमान में अगर हम चीन की नीति की बात करें तो चीन का जो परमाणु व्यवहार है वो LOW पर आधारित हो गया है, यानी लॉन्च ऑन वार्निंग, यानी चेतावनी पर लॉन्च करना। यानी अगर चीन को ऐसी कोई मात्र चेतावनी मिलती है कि उस पर कोई हमला हो सकता है सैन्य रूप में, तो वो परमाणु हथियारों का उपयोग कर देगा। तो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का जो उपयोग है वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में भी चीन करने की स्थिति में आ जाता है। चीन की यह नीति भारत के लिए काफी खतरनाक स्थिति बना सकती है, क्योंकि हम चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करते हैं। तो ये जो चीन का नया परमाणु व्यवहार सामने आ रहा है वो चीन के परमाणु हथियारों के उपयोग को काफी तेज बना देता है। जब भी किसी देश के द्वारा चेतावनी के आधार पर परमाणु हथियारों के उपयोग की नीति का पालन किया जाता है तो इसका एक तरह से नुकसान ये होता है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर एक प्रीएम्प्टिव यानी पूर्व सुरक्षा के आधार पर ही हम परमाणु उपयोग करने की स्थिति में आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ कभी कभी हमारा निर्णय भी गलत हो सकता है और अनपेक्षित रूप में परमाणु उपयोग की जो स्थिति है वो बनती है। क्योंकि अगर आप किसी खतरे को महसूस करते हैं उसके आधार पर किसी देश पर अगर आप परमाणु हथियार का उपयोग करते हैं और बाद में वो खतरा एक तरह से नहीं पाया जाता है कि ऐसा कोई खतरा नहीं था, तो परमाणु हथियारों का उपयोग वहां पर कहीं ना कहीं काफी विनाशकारी हो जाएगा। यहां पर चीन की नीति में यही एक बड़ी समस्या है कि केवल चेतावनी के आधार पर वो परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए नीति को बना चुका है और ये स्थिति उसके पड़ोसी देशों में खासतौर में भारत के लिए स्थितियों को अच्छी नहीं बनाती है। पेंटागन की रिपोर्ट के आधार पर चीन की परमाणु नीतियों में जो प्रमुख परिवर्तन दिख रहे हैं, अगर उसका हम भारत पर प्रभाव देखें तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन के द्वारा अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल रक्षा प्रणाली और साथ साथ जो चीन का परमाणु कार्यक्रम है उसको अगर वो जोड़कर एक तरह से उपयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में चीन अपने नुकसान को तो सीमित कर लेगा लेकिन हमारे परमाणु हथियारों की जो क्षमता है उस पर नुकसान एक तरह से वो ज्यादा कर सकता है। तो ये भारत के लिए भविष्य में एक खतरे की स्थिति बनती है। इसी के साथ साथ केवल चेतावनी के आधार पर अपनी परमाणु नीति में परमाणु हथियारों को उपयोग करने के लिए अगर चीन तैयार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं नाजुक बनती हैं। अगर हम भारत की परमाणु नीति की बात करें तो हम ये मानते हैं कि हम परमाणु हथियारों का पहला उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर परमाणु हथियारों का उपयोग होता है तो भारत उस पर जो कार्रवाई करेगा वो काफी विनाशात्मक रूप में उस देश को नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह की परमाणु नीति का हम एक तरह से पालन करते हैं, लेकिन यहां पर चेतावनी के आधार पर अगर परमाणु हथियार के उपयोग के लिए चीन अपनी नीति बनाता है तो भारत को भी इस तरह की नीति विकसित करने के लिए दबाव आएगा और हमें जल्द इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी। आप ध्यान रखें, जैसा अभी हमने देखा कि JL-2 जो मिसाइल जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और 7200 किलोमीटर उसकी रेंज है, तो एशिया का लगभग महाद्वीप का जो बड़ा भाग है उसकी रेंज में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें समुद्री परमाणु क्षमता उसको विकसित करने की आवश्यकता है। तो चीन समुद्री क्षेत्र पर भी एक तरह से प्रभाव बढ़ा रहा है, तो वहां पर भी हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हमारे जो रणनीतिक योजनाकार हैं
उनको भविष्य के लिए भारत की परमाणु नीति में कुछ बड़े परिवर्तन करने होंगे और ये परिवर्तन दोनों रूप में होंगे। हम मात्रात्मक रूप में अगर हम बात करें और साथ साथ भारत की जो परमाणु नीति है, यानी हमने हथियारों की संख्या को लेकर एक जो नियंत्रण बना के रखा है उस पर हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि चीन के पास हथियारों की संख्या में लगभग 3 गुने की वृद्धि दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसको लेकर एक स्थिरता नहीं बना सकते हैं, हमें उस नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। और दूसरे रूप में अगर हम देखें तो हमारी परमाणु नीति जो पहले हथियार के उपयोग न करने की है उस पर भी हमें पुनर्विचार करके चेतावनी के आधार पर उपयोग करने का जो तंत्र है वो विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का जो उपयोग है वो काफी तेजी से हो पाएगा। क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी देश जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है वो इस तरह की नीति बनाकर चलता है तो हमें भी अपनी नीति में एक लचीलापन लाना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम परमाणु हथियारों का उपयोग तेजी से कर पाएं। हम आज के अपने तीसरे आलेख को देखते हैं, रिलायबल डाटा गुड पॉलिसी। यानी आपके पास आंकड़े विश्वसनीय हैं तो ये माना जाता है कि जो भी आपका नीति निर्माण है वो उतना ही प्रभावी होगा, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर अब ये सुनिश्चित करते हैं कि नीति का लाभ किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना है। इसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। किसी भी देश में अगर हम सुशासन को मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए हमने निर्धारित किया है कि जो भी हमारा नीति निर्माण है वो साक्ष्य पर आधारित होगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि भारत का कोई क्षेत्र ए है जहां पर हमारे पास आंकड़े ये हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब हैं, एक तरह से जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करेंगे। तो सुशासन की स्थिति अगर हम अर्थव्यवस्था में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो नीति निर्माण है वो साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। और साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? साक्ष्य के लिए हमारा आधार होता है विश्वसनीय और समय पर मिलने वाला डाटा या आंकड़ा। तो हमारे पास जो आंकड़ा है अगर वो समय पर हमको प्राप्त हो रहा है और विश्वसनीय है, यानी जिस संस्था ने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसकी विश्वसनीयता पर किसी भी तरह की आशंका नहीं है, तो उन आंकड़ों के उपयोग करके हम सुशासन की स्थितियों को देश में मजबूत कर सकते हैं। सरकार को जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके आधार पर किसी भी कार्यक्रम को प्रभावी रूप में कैसे डिजाइन करना है और कार्यान्वित करना है उसकी जो क्षमता होती है उस पर सीधा यह प्रभाव डालता है। अगर सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि किसी भी राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य मिला है या नहीं मिला है, अगर इस तरह के आंकड़े नहीं है तो उस राज्य में मनरेगा को लेकर जो समस्याएं हैं उनको आप कैसे दूर करेंगे? तो आंकड़े आपको एक तरह से एक हथियार देते हैं कि आप योजना को प्रभावी ढंग से बनाएं और उसको क्रियान्वित करने में जो समस्याएं उनको दूर कर पाएं, क्योंकि आपको आंकड़े के आधार पर मालूम है कि किसी भी राज्य में, जिले में, ब्लॉक में या ग्राम के स्तर पर समस्या क्या है। आंकड़े उन समस्याओं को स्पष्ट रूप में दर्शाते हैं। अगर हम भारत की बात करें और खास तौर से जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें हम ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और चीन को प्रमुख रूप से मानते हैं, तो उनमें अगर हम भारत की बात करें तो हम आंकड़ों को सही रूप में एकत्रित करने के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम दो प्रमुख आंकड़ों की बात करें, हमारी जनगणना जो हर 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है और विशिष्ट अलग अलग जो विषय हैं उनके आधार पर जो वार्षिक एक नमूना सर्वेक्षण किया जाता है, जो सैंपल सर्वे किया जाता है वार्षिक आधार पर, ये दो प्रमुख जो गणनाएं हैं वो हमें सार्वजनिक डाटा में काफी मजबूती प्रदान करती हैं और इस आधार पर जो भी हमारी सार्वजनिक नीति होती है उसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच पाता है। ये हम काफी हद तक सुनिश्चित करने में सफल रहते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे आंकड़े एकत्र करने का जो तंत्र है उसमें कुछ समस्याएं दिख रही हैं। इन समस्याओं को अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि आंकड़े जिनको एकत्र किया जाता है उनको जारी करने में काफी समय लग जाता है। जैसे वर्तमान में हम देखें कि जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है उसको सरकार के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आंकड़े अगर एकत्र किए गए हैं और उनको जारी करने में समय लगता है तो उन आंकड़ों का जो सही उपयोग है वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी आंकड़े आप एकत्र कर रहे हैं, मान लीजिए कि आंकड़े 2021 में एकत्र किए गए लेकिन इनका उपयोग आगे चलकर मान लीजिए 2025 से आपने शुरू किया, तो ये जो 4 वर्ष का समय है इसमें आंकड़ों में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो जब भी आंकड़े एकत्र किए जाएं उसको समय पर जारी किया जाए, जिससे उन आंकड़ों का बेहतर उपयोग करके जो नीतिगत निर्णय है उनका सही रूप में क्रियान्वयन संभव हो पाए। हमारे यहाँ आंकड़ों या डाटा को एकत्र करने में एक दूसरी बड़ी समस्या देखी जा रही है तुलनात्मक रूप में, यानी जो आंकड़ा है उसकी तुलना कैसे की जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो जीडीपी गणना को लेकर है।
यानी भारत में सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना है उसके संबंध में जो भी हम विधियां उपयोग करते हैं उनमें बड़े परिवर्तन हुए। अगर हम पिछले 4-5 साल में देखें तो ये जो परिवर्तन होता है, तो अगर हम इस तरह से जल्दी जल्दी परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास जो पुराना आंकड़ा होता है और नई विधि के अनुसार जो नया आंकड़ा है उनमें हम तुलनात्मक रूप में कोई इस तरह से तुलना नहीं कर पाते हैं। और दो आंकड़े उनमें अगर तुलना नहीं की जाएगी तो हम ये एक तरह से निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। आंकड़ों को एकत्र करने में एक तीसरी बड़ी समस्या देखी जा रही है कि जो सर्वेक्षण नमूने के आधार पर किए जाते हैं, यानी जनसंख्या के विशेष वर्ग के नमूने एक तरह से एकत्र किए जाते हैं, उनके आधार पर जो आंकड़े बनते हैं वो नीति निर्माण में काफी बड़ा योगदान करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हर 5 वर्ष पर एक जो सर्वेक्षण किया जाता है जिसको हम मासिक घरेलू उपभोक्ता व्यय कहते हैं, यानी मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये जो MHCE आंकड़ा होता है ये भारत सरकार के द्वारा 2019 में नवंबर में एक तरह से घोषित किया गया कि आंकड़े जो 2017-18 के हैं वो उनको सरकार अभी जारी नहीं कर पा रही है। तो आप देखें कि 2017-18 के आंकड़े हैं वो सरकार जारी नहीं कर पाई नवंबर 2019 में। अब सरकार ने इसके लिए कोई कारण सही रूप में नहीं बताया कि ऐसे क्या कारण थे कि आप इन आंकड़ों को जारी नहीं कर रहे हैं। अब सरकार के द्वारा ये घोषणा की जा रही है कि ये जो मासिक घरेलू उपभोक्ता व्यय का आंकड़ा है इसको 2020-21 और साथ साथ 21-22 के बीच में प्रमुख रूप से एक तरह से एकत्र किया जाएगा। तो आंकड़े जिनके आधार पर प्रमुख रूप से हम नमूने प्राप्त करते हैं जो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आधार बनाते हैं, अगर उनको आप समय पर जारी नहीं कर पाते हैं तो ये समस्या होती है। जैसे अगर हम देखें जब हम मासिक घरेलू उपभोक्ता व्यय की बात करते हैं, आप ध्यान रखें जो घरेलू उपभोक्ता व्यय होता है वो देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम GDP का आंकड़ा देखें तो आधे से ज्यादा का योगदान करता है। इसके आंकड़े के आधार पर मुद्रास्फीति का जो सूचकांक है उसके संबंध में हमें कुछ आंकड़े प्राप्त होते हैं। गरीबी रेखा का एक अनुमान हमको मिलता है, गरीबी का अनुपात क्या है उसके संबंध में अनुमान मिलता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जो खपत है उसके आधार पर लोगों में जो पोषण का मानक है उसके संबंध में हम आंकड़ा देख पाते हैं। इसी के साथ साथ इन आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में खपत व्यय की गणना की जाती है और देखा यह जाता है कि अलग अलग वस्तुओं का जो आवंटन है वो भार के अनुसार कैसे है। जैसे अगर हम बात करें खाद्य वस्तुओं की या हम बात करें विनिर्मित वस्तुओं की, तो हम इन अलग अलग वस्तुओं का उपयोग अर्थव्यवस्था में बढ़ता हुआ देख रहे हैं या उनमें कुछ कमी देख रहे हैं। क्योंकि जब भी इस तरह के वस्तुओं की खपत में कुछ वृद्धि या कमी होती है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था में हम पोषण के स्तर और जो भी अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की जो मांग है उसको लेकर एक अनुमान लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमें दूसरा प्रमुख रूप से उदाहरण देखें तो देश की जनगणना के संबंध में, जनगणना के जो आंकड़े हैं जो 2021 में प्रमुख रूप से एक तरह से जारी होंगे, कोविड काल के कारण आंकड़े एकत्र नहीं हो पाए, इसीलिए 2021 की जगह अब सरकार इसको 2022 में करने के लिए एक तरह से योजना बना रही है। तो अगर इस तरह के आंकड़े जो जनगणना के हैं वो जब एकत्र होते हैं और जारी किए जाते हैं तो वो नीति निर्माण की प्रक्रियाओं को मजबूत करते हैं। प्रमुख रूप से हमारे सामने चुनौतियां क्या आती हैं अगर आंकड़े सही रूप में एकत्रित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि नीति निर्माण हम सही रूप में नहीं कर पाते हैं, यानी जिनको योजना का लाभ मिलना है वो लाभ एक तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास आंकड़े सटीक नहीं है तो नीति निर्माण सही रूप में और सही लोगों को लाभ देने की स्थिति में नहीं आ पाता। दूसरा, योजना के जो लाभ हैं सरकार जिन क्षेत्रों में और जनसंख्या के जिन वर्गों तक पहुंचाना चाहता है वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि इस योजना का लाभ अधिकतम रूप में किन क्षेत्रों में आवश्यक है। और तीसरा, इन दोनों के आधार पर ही बनता है कि भ्रष्टाचार की स्थिति को रोकने में सरकार को वो सफलता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि अगर सरकार के पास किसी क्षेत्र का आंकड़ा नहीं है कि सरकार ने आवंटन किया था उसके बाद भी लोग वहां पर उसका लाभ योजना का प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कारण क्या है। तो अगर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है इसका मतलब भ्रष्टाचार की स्थिति है। इसीलिए विश्वसनीय आंकड़े किसी भी अर्थव्यवस्था में सुशासन के लिए प्रमुख रूप से आधार बनाते हैं। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, सम नेशंस स्टॉलिंग मैरिटाइम ऑर्डर। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर जो भी एक तरह से समुद्री परिवहन की स्थितियां हैं, समुद्री व्यापार की जो स्थितियां हैं, कुछ देशों के व्यवहार के कारण उनमें बड़े एक तरह से परिवर्तन हो रहे हैं और वो वैश्विक शांति के लिए एक बड़े खतरे की स्थिति बन रही है।
इसमें अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से इशारा चीन की तरफ है। आप ध्यान रखें 1982 की संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख जो कन्वेंशन या एक सम्मेलन का भाग है जिसको यूएन क्लॉज कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो संयुक्त राष्ट्र का एक तरह से समुद्र के कानून के संबंध में ये जो 1982 का कन्वेंशन है वो अलग अलग देशों को अधिकार देता है कि वह अपने क्षेत्रीय जल की परिभाषा एक तरह से प्राप्त करें, उनका विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है उसका अनुमान लगाएं और समुद्र में अच्छी व्यवस्था बनाकर रखें। यानी सभी देशों को समुद्र के जो परिवहन की स्थितियां हैं उनका आसानी से एक तरह से उपयोग करने की स्थितियां बन पाएं। तो ये सिद्धांत यूएन क्लॉज के आधार पर प्रमुख रूप से संचालित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनमें प्रमुख रूप से चीन है जो यूएन क्लॉज की इस तरह के जो संधि के अलग अलग भाग हैं उनका सही से पालन नहीं कर रहा है। अब यही कारण है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन और जो भी उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ में बड़े विवाद हैं कि अलग अलग जो द्वीपीय भाग हैं दक्षिणी चीन सागर पर उनमें किसका नियंत्रण होगा। चीन की अगर हम बात करें, वियतनाम की बात करें, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, अलग अलग देशों के द्वारा वहां पर दावे किए जा रहे हैं। तो यूएन क्लॉज की जो संधि के अलग अलग भाग हैं उनका सही रूप में पालन न करना इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी समुद्री परिवहन है वो स्वतंत्र रूप में होना चाहिए, किसी देश का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मुक्त व्यापार की स्थिति होनी चाहिए और जो भी समुद्री व्यापार और परिवहन के संबंध में अलग अलग कानून हैं वो सार्वभौमिक रूप में वहां पर लागू होनी चाहिए, जिससे कि सभी देश इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र का अपने लाभ के लिए और वैश्विक स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए उपयोग कर पाए। हिंद महासागर का विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्व तो है ही, उसी के साथ साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि भारत की पूर्वी और पश्चिमी जो सीमा है वो हिंद महासागर के साथ में है और हमारा जो बड़ा समुद्री व्यापार है वो प्रमुख रूप से हिंद महासागर से होता है। इस कारण से हमारे जो आर्थिक हित हैं वो हिंद महासागर से महत्वपूर्ण रूप में जुड़े हुए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो समुद्री लुटेरों के द्वारा समुद्री डकैती की घटनाएं, आतंकवाद का बढ़ता हुआ वहां पर प्रभाव, हथियारों और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, ये प्रमुख समस्याएं हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में है। भारत के लिए इसका महत्व है, इसीलिए इन समस्याओं के हल के लिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र के जो भी देश है उनके साथ एक तरह से प्रमुख रूप से सहयोग करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान को अगर हम यहाँ पर आधार बनाएं जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्व के विकास की जो स्थिति है, विकास की जो धुरी है वो एशिया क्षेत्र में जा चुकी है और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो हिंद महासागर के साथ साथ जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है जहां पर चीन की प्रमुख रूप से सीमा समुद्र पर बनती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की भूमिका बढ़ जाती है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने आप को मजबूती देने के लिए प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो भारत के द्वारा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान इनके साथ मिलकर क्वेड का एक समूह बनाया गया है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख रूप से सहयोग कर चीन जैसे देशों के द्वारा यहाँ पर जो भी स्थितियों को नकारात्मक किया जा रहा है उनको एक तरह से सकारात्मक रूप में बनाने और इस क्षेत्र को सभी देशों के उपयोग के लिए बनाए रखने की व्यवस्था को वो मजबूत कर रहे हैं। अगर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो भारत के साथ साथ वैश्विक स्थिति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखें कि अमेरिका जैसा देश अगर क्वेड में भारत के साथ जुड़ता है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए तो इस क्षेत्र के महत्व को हम स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में 38 प्रमुख देश संचालित होते हैं। इसी के साथ साथ विश्व का जो सतह का क्षेत्रफल है लगभग 44% यहाँ पर आ जाता है। विश्व जनसंख्या का लगभग 65% भाग है। विश्व जीडीपी का अगर हम देखें तो लगभग 62% भाग। इसी के साथ साथ विश्व में वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसका लगभग 46% भाग। विश्व में कंटेनर को लेकर जो भी समुद्री क्षेत्र में परिवहन हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, उसका लगभग 55% भाग और जो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से ऊर्जा का परिवहन किया जा रहा है जैसे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को समुद्री जहाज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसका लगभग 70% भाग अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में होता है। तो इस क्षेत्र का जो महत्व है भारत के लिए भी ज्यादा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी है। इसी आधार पर इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भारत को अपने नौसैन्य जो स्थितियां हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए और प्रमुख रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में अपने वर्चस्व को जो चीन से चुनौती मिल रही है उसको नियंत्रित रखने के लिए भारत के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास हो रहे हैं और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो विमान वाहक पोत की स्थितियों को हम मजबूत कर रहे हैं।
भारत का स्वयं निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत, जिसके ट्रायल चल रहे हैं और संभावना है कि हमारी आज़ादी के इस 75वें वर्ष में ये हमारी नौसेना में शामिल हो जाएगा। तो विमान वाहक पोत की स्थितियों को मजबूत करके हम हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ परमाणु पनडुब्बी प्रक्षेपित मिसाइल, और अभी अगर हम बात करें वर्तमान में जो उद्घाटन किया गया है, वर्तमान स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, तो इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पर प्रमुख रूप से रडार के माध्यम से इसका पता लगा पाना उतना आसान नहीं है। तो ये छिपकर एक तरह से हमले करने में काफी सक्षम होगा। हम अपनी नौसैनिक क्षमता में जिस तरह से विस्तार कर रहे हैं, ये प्रमुख रूप से हिंद प्रशांत और महत्वपूर्ण रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में जो उभरती हुई चुनौतियां हैं, उनसे सामना करने के लिए हमारे प्रयास हैं। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर फॉर अर्बन पुअर सेज स्टडी। यहाँ पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 17 अलग अलग क्षेत्रों में जो एनजीओ काम कर रहे हैं, उनके साथ में एक तरह से मिलकर एक सर्वेक्षण के माध्यम से एक आंकड़ा सामने लाया गया है। इस आंकड़े में प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो शहरी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से अगर हम देखें, पुरुषों में जो जीवन प्रत्याशा है उसमें 9.1 वर्ष की कमी हो गई है और महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष कम हुई है। ये आंकड़े शहरी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जो स्थितियां हैं उनमें एक नकारात्मक स्थिति को दिखा रही हैं। इस सर्वेक्षण में प्रमुख रूप से एक आंकड़ा यह भी सामने लाया गया है कि अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें और जुलाई 2020 तक के आंकड़े देखें, तो भारत में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर लगभग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें 50% या उससे ज्यादा गिरावट आई है। इन आंकड़ों को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा शहरी भारत में हेल्थ केयर इक्विटी इसके नाम से जारी किया गया है और यह कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां और जो असमानताएं हैं उनकी जांच करने के लिए प्रमुख रूप से इस सर्वेक्षण का एक तरह से उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों में गरीबों पर बीमारी का जो बोझ है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर एक कारण प्रमुख रूप से ये बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य शासन है वो शहरों में मजबूत नहीं है और उसका बड़ा कारण ये है कि चाहे हम सरकार की बात करें या सरकारी तंत्र से बाहर यानी निजी क्षेत्र में जो भी एक तरह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले हैं, वहां पर समन्वय की कमी है। गरीबों के ऊपर जैसे जैसे बीमारी का बोझ बढ़ा है, इसी के साथ साथ उन पर जो वित्तीय बोझ है वो भी बढ़ गया है। इसी कारण से बीमारियों के इलाज के लिए वो बड़े पैमाने पर व्यय करने की स्थिति में नहीं है और ज्यादा से ज्यादा बीमारी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। एक दूसरा पक्ष जो रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि अगर हम शहरी स्थानीय निकायों की बात करें तो उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जो निवेश है वो कम किया गया है। तो निवेश एक तरह से जब शामिल नहीं हो रहा है या उसमें कमी है तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि खास तौर से जो गरीब हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं का सही रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। भविष्य के लिए कदम क्या हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में यह भी प्रमुख रूप से बताया गया है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि सामुदायिक भागीदारी और शासन को मजबूत करना पड़ेगा। यानी हमें समुदाय के स्तर पर जागरूकता फैलाकर और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उनको एक तरह से अधिकार देने की स्थिति में लाना पड़ेगा, तभी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा सकता है और शासन को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्र में अगर पुरुष और महिलाओं में जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है तो हमें स्वास्थ्य और पोषण के जो आंकड़े हैं वो बड़े पैमाने पर एक तरह से बनाने पड़ेंगे और उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो आबादी अच्छा पोषण प्राप्त नहीं कर रही है उसको क्या एक तरह से बीमारी अलग से है। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी एक सामान्य रूप में बुखार से पीड़ित है और उसी के साथ साथ मान लीजिए उसको डायबिटीज भी है या वह हृदय रोग से भी ग्रसित है, तो हमें इस तरह के आंकड़े देखने पड़ेंगे कि एक बीमारी के साथ साथ वो पहले से ही किस अन्य बीमारी से ग्रसित है जिससे सही रूप में उनका इलाज हो पाए, क्योंकि इस तरह के आंकड़े हमारे पास नहीं है। इसी कारण से जीवन प्रत्याशा शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर गिरी है। जैसा हमने आंकड़ों में देखा कि लगभग भारत के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जुलाई 2020 के आंकड़े ये कहते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो संख्या है उसमें 50% से ज्यादा की कमी आई है। तो इसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और खास तौर पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। गरीबों को बीमारी के कारण वित्तीय बोझ से बचाने के लिए प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से जो स्वास्थ्य बीमा की स्थिति है वो महत्वपूर्ण रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब इन स्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवाएं हैं और जो निजी स्वास्थ्य संस्थान हैं उनके बीच में आपस में समन्वय की स्थिति बनानी पड़ेगी और ये समन्वय जब होगा तभी शहरी क्षेत्रों में जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको मजबूत किया जा सकता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो शहरीकरण है वो अभी बढ़ने की प्रक्रिया में है और ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो भारत में 31.2% शहरीकरण था। वर्तमान अगर हम नवीनतम आंकड़े देखें तो इसमें वृद्धि होगी। तो भारत में शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और अगर शहरीकरण बढ़ेगा तो शहरों में जो गरीबों की संख्या है उसके बढ़ने की स्थितियां भी एक तरह से बनती हैं। तो इसी कारण से शहरी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए जो सरकारी और निजी स्वास्थ्य प्रणालियां हैं उनमें समन्वय लाने की आवश्यकता है। उसी आधार पर हम शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर सकते हैं। हमारी इस चर्चा के आधार पर संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, जब साक्ष्य आधारित नीति निर्माण सुशासन की आधारशिला बन जाता है तो विश्वसनीय और समय पर सार्वजनिक आंकड़े के महत्व को कम करना मुश्किल होता है। उपरोक्त कथन का परीक्षण करें। 150 शब्दों में और 10 अंकों में यह प्रश्न आपको लिखने का प्रयास करना है। भूमिका में आप प्रमुख रूप से बताएंगे आंकड़े का महत्व किस प्रकार सुशासन की नीति के लिए आवश्यक है, यह प्रमुख रूप से आपको समझाना है। यानी किसी भी नीति को सही से लागू करने के लिए आंकड़ों के आधार पर हमें यह मालूम होना चाहिए इसका प्रभाव कहां कहां होना चाहिए और कौन लोग इसके प्रभाव में अभी नहीं आए हैं, जहां पर हमें नीति को और ज्यादा मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। मुख्य भाग में हम बताएंगे आंकड़े के उपयोग नीति निर्माण में किस रूप में होते हैं और आंकड़े एकत्र करने में जो समस्या और प्रमुख जो चुनौतियां मानी जा रही हैं वो क्या है और उनको कैसे हल किया जा सकता है, इसके संदर्भ में भी आपको कुछ बिंदु बताने होंगे। समस्या और चुनौतियां जब आप बताएंगे तो उसी के साथ साथ उनके जो हल होते हैं वो आपको वहीं बताने हैं। जैसे अगर आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं तो उनको जारी करने में बहुत देरी न की जाए, क्योंकि अगर वो ज्यादा समय ले लेते हैं तो उसका उपयोग नहीं रहता है। इस रूप में जो समाधान है वो भी आप साथ साथ बताते चलेंगे। निष्कर्ष में आपको बताना है आंकड़े का सही रूप में एकत्रण नीति निर्माण, सही व्यक्ति को लाभ और भ्रष्टाचार को न्यूनतम स्तर पर लाने में सहायक होता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, चीन की स्थल और समुद्री भाग में बढ़ती परमाणु क्षमता और परमाणु नीति में बड़े परिवर्तन भारत को अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक बना देगा। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। यह प्रश्न 250 शब्दों में है और 15 अंक का है। इस प्रश्न को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसकी उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका में आपको पेंटागन की रिपोर्ट का जिक्र करना है जिसमें चीन की परमाणु नीति के परिवर्तन के संदर्भ में बात कही गई है। मुख्य भाग में आप बताएंगे पेंटागन की रिपोर्ट की विस्तृत चर्चा करेंगे। चीन की नीति में जो परिवर्तन हुए हैं, जो 4 प्रमुख भाग हैं, उनको आप रेखांकित करेंगे। भारतीय परमाणु नीति के जो प्रमुख भाग हैं वो आप बताएंगे और भारत को नीति परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है उसकी आप चर्चा करेंगे। निष्कर्ष में आप बताएंगे भारतीय रणनीति योजनाकारों को मात्रात्मक परमाणु संतुलन और भारत की परमाणु नीति के बारे में पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि चीन के द्वारा अपनी परमाणु नीति में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। इस रूप में आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। यह हमारा 22 नवंबर 2011 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।